गुड इवनिंग। आज आप लोगों को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विद्युत चुम्बकीय प्रेरण चैप्टर 6 12th क्लास फिजिक्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताएंगे जो सभी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। वो है फैराडे का नियम। फैराडे का नियम तथा उसकी सहायता से प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक, यानी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के संबंध में फैराडे का नियम। फैराडे का नियम समझने के लिए आप लोगों को बता दें, फैराडे का प्रयोग आना चाहिए, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है वो जानना चाहिए, चुम्बकीय फ्लक्स क्या है ये जानना चाहिए। तो यदि आपको समझना है तो आपको इसके पीछे वाले लेक्चर को भी देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और यदि समझना नहीं है, सिर्फ केवल आपको देखना है क्या नहीं, तो कोई बात नहीं है। और यदि समझना है तो आप क्रम से ही समझ सकते हैं। जब भी आप पढ़ोगे, समझने के उद्देश्य से पढ़ोगे तो आपको क्रम से ही पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो क्रम से पढ़ने के लिए बता दें कि पहला टॉपिक है इसका चुम्बकीय फ्लक्स, दूसरा टॉपिक है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण और फैराडे का प्रयोग, और उसके बाद है फैराडे का नियम। जब आप तीनों टॉपिक को पीछे वाले को समझे रहेंगे तब ये समझ में आएगा, और नहीं तो वैसे तो अब मोबाइल में आप देख ही सकते हो, 1 सेकंड में देख लो क्या है, बस चित्र। ठीक, तो फैराडे का नियम, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का नियम बहुत इम्पॉर्टेंट है। लीजिए, इम्पॉर्टेंट पहले से लिखे देते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, यानी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का नियम। क्वेश्चन ही लिखे देते हैं, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का नियम। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का नियम। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्यों लिखे हैं? क्योंकि विद्युत अपघटन के लिए भी फैराडे का नियम है, शायद केमिस्ट्री में, है ना। तो जो हम फैराडे का नियम बता रहे हो किसके संबंध में बताएंगे? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के संबंध में। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के संबंध में फैराडे का नियम, ठीक है। फैराडे के प्रयोग में पीछे लेक्चर में जो बताया गया था, हम उसको एक मिनट में रिवीजन के लिए बोल देते हैं। फैराडे ने ये बताया था कि जब एक चुंबक और एक कुंडली के मध्य में आपेक्षिक गति होती है, चुंबक और कुंडली के मध्य में आपेक्षिक गति होती है, तो उस कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, उसको प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और यदि कुंडली बंद है तो उसमें धारा उत्पन्न हो जाती है, जिसको प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। इसी को कहा गया था विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। और ये हमने बताया था कि प्रेरित धारा का मुख्य कारण क्या है? चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन। इस चैप्टर को चुम्बकीय फ्लक्स के बिना समझा ही नहीं जा सकता है, ठीक है ना। तो ये सब पीछे बताया जा चुका है कि चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन की वजह से, चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन की वजह से प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ये पीछे लेक्चर में बताया गया है, उसको आप डिटेल में देख सकते हैं कि यानी किसी परिपथ में जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तो किसकी वजह से होता है? चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन की वजह से, ठीक है। तो फैराडे के पहले नियम में ये कहा गया है कि जब किसी परिपथ के चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जब किसी परिपथ से संबद्ध चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और इसका अस्तित्व तब तक रहता है जब तक चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहे। यदि चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहेगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल बना रहेगा, और यदि चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन होना बंद कर दिया जाए तो विद्युत वाहक बल का मान भी क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। यानी इस नियम के अनुसार जब किसी परिपथ से संबद्ध चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और उसका अस्तित्व तब तक रहता है जब तक चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहे। चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन होना बंद तो विद्युत वाहक बल का मान शून्य, और यदि विद्युत चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहेगा तो विद्युत वाहक बल का अस्तित्व भी बना रहेगा। ये है प्रथम नियम। दूसरा नियम ये कहता है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होगा वो चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होगा। यदि चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर तेज है तो विद्युत वाहक बल का मान ज़्यादा रहेगा, और यदि चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर धीरे धीरे है
तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान भी कम रहेगा। तो दूसरा नियम यही है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है ना। तो आपको यही जानना है फैराडे का प्रथम नियम और द्वितीय नियम और उसका व्यंजक भी। ठीक है ना। तो ये तो लिखते हैं अब क्रम से पूरा लिखेंगे। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के दो नियम हैं। उनमें से है प्रथम नियम। प्रथम नियम क्या है? देखिए, इस नियम के अनुसार जब किसी परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स इस नियम के अनुसार जब किसी परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उस परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। जब किसी परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उस परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और उसका अस्तित्व तब तक रहता है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। ठीक। जब किसी परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है या परिवर्तन होता है तो उस परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और उसका अस्तित्व तब तक रहता है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। और द्वितीय नियम क्या कहता है? द्वितीय नियम, इस नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। इस नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात E प्रोपोर्शनल φ2 माइनस φ1 अपान टी। ये E क्या है? प्रेरित विद्युत वाहक बल। अब φ2 माइनस φ1 अपान टी क्या है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर। तो ये है फैराडे का प्रथम नियम, यह है फैराडे का द्वितीय नियम। इसमें जब परीक्षा में पूछा जाता है तो ये बोल देता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का नियम तथा प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक इसी के साथ में रहेगा। ठीक है ना। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक भी देखिए। प्रेरित विद्युत वाहक बल
का व्यंजक, प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक। प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक। तो इसके लिए क्या करेंगे देखिए, मान लिया किसी परिपथ का प्रारंभिक चुंबकीय फ्लक्स φ1 है। मान लिया किसी परिपथ का प्रारंभिक चुंबकीय फ्लक्स है φ1 है तथा t समय पश्चात चुंबकीय फ्लक्स φ2 है। मान लिया किसी परिपथ का प्रारंभिक चुंबकीय फ्लक्स φ1 है तथा t समय पश्चात चुंबकीय फ्लक्स φ2 है, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की बात करें, यदि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, तो अंतिम माइनस प्रारंभिक, यह है प्रारंभिक चुंबकीय फ्लक्स, यह है अंतिम चुंबकीय फ्लक्स है। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन मतलब अंतिम माइनस प्रारंभिक। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर यदि कहा जाए, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, φ2 माइनस φ1 अपान t। यह है प्रारंभिक चुंबकीय फ्लक्स, यह है अंतिम चुंबकीय फ्लक्स। तो φ2 माइनस φ1 चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन है और φ2 माइनस φ1 अपान t जो है वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर है। तो फैराडे के द्वितीय नियम से E प्रोपोर्शनल φ2 माइनस φ1 अपान t या E बराबर k φ2 माइनस φ1 अपान t, जहाँ k क्या है, एक नियतांक है। ठीक है। SI पद्धति में k बराबर -1। फैराडे के द्वारा कहा गया था कि k का मान हमारा -1 लेना, k बराबर -1, तो E बराबर माइनस ये φ2 माइनस φ1 अपान t, जहाँ ऋण चिन्ह इस बात को प्रदर्शित करता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है, ऋण चिन्ह इस बात को प्रदर्शित करता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल चाहता है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन ही ना हो। इसको हम लेंज के नियम में आगे पूरा समझाएंगे, है ना। इसको समझने के लिए इस बात को समझने के लिए लेंज का नियम पढ़ना पड़ेगा, जो कि आगे वीडियो में आपको मिलेगा, आगे लेक्चर में। ठीक है ना। के एक नियतांक है, SI पद्धति में k बराबर -1। फैराडे ने कहा था, ये ना कहो कि सर 2 ले लें तो क्या होगा, 2 ले लोगे तो गलत हो जाए, क्योंकि फैराडे ने जो कहा है उनका नियम है, तो वही उनके बताए वाले मान को ही लेके चलना पड़ेगा। तो E बराबर -φ2 माइनस φ1 अपान t। ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब यदि डेल्टा t समय में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन
डेल्टा फाई है। यदि डेल्टा टी समय में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन है डेल्टा फाई है, यदि डेल्टा टी समय में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई है तो ये रहा समीकरण नंबर 1 कर देते हैं। तो समीकरण 1 को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। कैसे? ई बराबर माइनस डेल फाई अपान डेल टी, ये वाला। इसी को ऐसा लिख देंगे। कब लिख देंगे? यदि समय टी की जगह पर बहुत कम समय डेल्टा टी हो, है ना, तो डेल्टा टी समय में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर यदि डेल्टा फाई है तो ये लिख दिया जाएगा। और यदि यहाँ पर और भी यदि डेल्टा टी टेंस टू जीरो, यदि डेल्टा टी जो है जीरो के बहुत करीब हो, यदि डेल्टा टी जीरो के बहुत नज़दीक हो तो ई बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो माइनस डेल फाई अपान डेल टी, ये लिमिट। इससे ई बराबर माइनस डी फाई अपान डी टी लिख दिया जाता है। यदि डेल्टा टी का मान बहुत कम हो, ये समझ लो सीधी सीधी, यदि डेल्टा टी का मान बहुत कम हो तो डेल को किस में बदल दिया जाता है? डी में। किस में? डेल को बदल दिया जाता है डी में। इसका मतलब हुआ कि फाई का टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो विद्युत वाहक बल आ जाएगा। ठीक है ना? ये देख लीजिए, ये समझ में आ गया होगा इतना। क्या कहा हमने? फिर से सुनिए। मान लेते हैं किसी परिपथ का प्रारंभिक चुंबकीय फ्लक्स क्या है? फाई 1 है। टी समय के बाद का चुंबकीय फ्लक्स क्या है? फाई 2 है। तो परिवर्तन मीन्स अंतिम माइनस प्रारंभिक, और दर मीन्स परिवर्तन बटे समय। ये द्वितीय नियम से ये हो गया। प्रोपोर्शनल हटाए तो के हो गया, के नियतांक है, लेकिन फैराडे ने कहा हमारे इसमें मान -1 लेना, तो ये ले लिया। ऋण चिन्ह क्या बताता है? कि प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है। डेल्टा टी समय में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल फाई लिखेंगे तो यही समीकरण ये बन जाएगा। यदि डेल्टा टी जीरो के बहुत नज़दीक हो तो डेल्टा को डी में कन्वर्ट कर दिया जाए। ई बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो माइनस डेल फाई पान डेल टी, और यही डेल्टा टी की ये लिमिट लगा देने से डेल जो है डी में बदल जाता है, और यही है प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक। ठीक है, यही क्या है? प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक। अब यहाँ थोड़ा सा क्या लिख देंगे, देखिए। यदि परिपथ है कुंडली के रूप में है तथा उसमें फेरों की संख्या n है। यदि परिपथ कुंडली के रूप में है, रूप में यहाँ लिखे हैं, रूप में है तथा उसमें फेरों की संख्या n है, तो यही फार्मूला ई बराबर माइनस n डी फाई अपान डी टी ये हो जाएगा। ठीक है ना? ई बराबर माइनस n डी फाई अपान डी टी। यदि कुंडली का प्रतिरोध R है तो प्रेरित विद्युत धारा क्या हो जाएगी? I बराबर E बटे R, तो ये माइनस n डी फाई अपान डी टी और ये R, तो ये हो जाएगा। ये प्रेरित विद्युत धारा है। ये क्या है? ये प्रेरित विद्युत वाहक बल है, ये प्रेरित विद्युत धारा है। इसी प्रकार प्रेरित आवेश Q बराबर I इंटू डेल्टा टी, I इंटू डेल्टा टी लिख दो, चाहे डी टी लिख दो, क्योंकि I बराबर क्या होता है? डी क्यू अपान डी टी। तो डी क्यू बराबर I डी टी,
है ना। तो क्यू ना लिख करके क्यू लिखा गया है, और क्या, आई बराबर डी क्यू अपान डी टी, डी क्यू बराबर आई डी टी, मतलब क्यू इक्वल टू आई डी टी। अब आई का ये वाला मान रख देते हैं, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, माइनस एन डी फाई अपान आर डी टी इंटू ये डी टी, ये इससे कैंसिल, तो क्यू बराबर माइनस एन डी फाई अपान आर ये, या कि फिर क्यू बराबर माइनस एन डेल फाई अपान आर ये। ठीक है, तो सुनना, ये है प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक, ये है प्रेरित विद्युत धारा का व्यंजक, और ये है प्रेरित आवेश का। ठीक है ना। तो यदि आप लोगों को ये बात पूरी समझ में आ गई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों को भी बताएं, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यदि आपको इसका पूरा क्रम से यदि समझना है तो आपको इस 6 चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर से यदि आप समझते जाएंगे तो आपको कहीं दिक्कत नहीं जाएगी और हर पॉइंट आप समझ जाएंगे। लेकिन यदि आपको किसी लेक्चर को, कभी आप इस लेक्चर को देखें, कभी उस लेक्चर को देखें, तो आपको देखने से कुछ नहीं होगा, है ना। यदि समझना है तो क्रम से, और सिर्फ देखना है तो आप किसी को देख सकते हो। आज पहले चैप्टर को देखो तो कल लास्ट चैप्टर को देखो, तो परसों कॉलेज वाला चैप्टर देख सकते हो, देखने में क्या जाता है। लेकिन यदि आपको समझना है तो आपको क्रम से समझना पड़ेगा, और कभी न कभी समझना तो पड़ेगा ही। ठीक है, तो आगे का जो टॉपिक रहेगा वो लेंज का नियम है, जो कि वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना। थैंक यू।